नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमें हमारे रोजमर्रा के खाने से जोड़ता है, बल्कि आयुर्वेदिक विचारधाराओं और आधुनिक विज्ञान के बीच के तालमेल पर भी प्रकाश डालता है। यानी कि भोजन, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ा यह ज्ञान कुछ हद तक हमारी आयुर्वेदिक परंपरा और आधुनिक शोध के मापदंडों का मिश्रण है ना? हाँ, बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेद में खाद्य का महत्व बहुत गहराई से समझाया गया है। आयुर्वेद कहता है कि आहार, औषधि और विहार तीनों मिलकर स्वास्थ्य के स्तंभ होते हैं। लेकिन आधुनिक तरीके से देखते हुए हमें सवाल करना पड़ता है कि क्या हम उस परंपरा के सिद्धांतों को आज के खाना बनाने के तरीके जैसे माइक्रोवेव, फ्रीजिंग और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में देख सकते हैं? बिल्कुल, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक जीवन शैली में प्रोसेस्ड फूड्स का बहुत जोर है। अब आयुर्वेद के अनुसार खाने का तापमान और पकाने का तरीका भी स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। जैसे कि आयुर्वेद में कहा गया है कि ठंडे पानी या ठंडे पेय से पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है, जिससे अमा नामक विषाक्त पदार्थ जमा हो सकते हैं। हाल के कुछ शोध बताते हैं कि अगर आप बर्फ के पानी का सेवन करते हैं तो पेट में तापमान गिर जाता है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग थोड़ी देर के लिए धीमी हो जाती है। हाँ, मुझे याद है एक स्टडी में बताया गया था कि ठंडे पेय से पेट की गतिविधि थोड़ी धीमी रहती है। ठीक है, और इसी क्रम में कार्बोनेटेड पेय पदार्थों का भी जिक्र होता है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि ऐसे पेय पाचन तंत्र पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, विशेषकर गैस्ट्रिक एम्पटाइंग और निचले इसोफेगल स्फिंक्टर के दबाव में कमी करके, जिससे रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है। आधुनिक शोध भी दिखाते हैं कि कार्बोनेटेड ड्रिंक, खासकर चीनी से भरपूर हों, से पेट में अस्थायी विस्तार और TLESRs, ये बात आज के युवा वर्ग के लिए खास तौर पर चिंता का विषय है क्योंकि बहुत लोग इन पेयों का सेवन खूब करते हैं। फिर बात आती है खाने की तैयारी की। आयुर्वेद में ताज़ा, हल्के, गर्म और पर्याप्त पकाए हुए खाद्य की सिफारिश की गई है। माइक्रोवेव में जल्दी से खाना पकाने का तरीका, जिसमें अक्सर अनइवन हीटिंग होता है, मतलब कुछ हिस्सों में बहुत गर्मी और कुछ में कम, यह पाचन क्रिया पर असर डाल सकता है। उदाहरण के लिए, बैड ब्रेड में सख्तपन आ जाना या कुछ खाद्य पदार्थों में नमी का असमान वितरण होना। अक्सर मेरी माँ कहती हैं कि माइक्रोवेव से बना खाना वह जीवन शक्ति खो देता है, और कुछ शोध भी इस दिशा में इशारा करते हैं कि इसमें कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव हो जाते हैं। फिर हमारे पास फ्रीजिंग जैसे आधुनिक प्रिजर्वेशन टेक्निक्स भी हैं। आयुर्वेद में ताज़े खाद्य का महत्व बताया गया है, लेकिन फ्रीजिंग के दौरान अक्सर ब्लांचिंग जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और फ्लेवोनॉइड ना हो पाते हैं। उदाहरण के तौर पर फोलेट भी समय के साथ कम हो सकता है। साथ ही कई माइक्रोऑर्गेनिज्म भी फ्रीजिंग के बावजूद जीवित रह जाते हैं, जैसे कि सैल्मोनेला, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सही कहा आपने, क्योंकि जब हम फ्रीज्ड फूड खाते हैं तो अक्सर उसकी पौष्टिकता में भी कमी देखी जाती है। एक और दिलचस्प पहलू है आयुर्वेद में उपचरण, कॉन्वलेसेंट फूड्स का सिद्धांत, जिसका मतलब है ऐसे खाद्य जो रोग से ग्रसित व्यक्ति के लिए रिकवरी में सहायक हों। कहते हैं ऐसा खाना जैसे कि मैंडा, पेया, विलेपी और यावागू, जो चावल से बने होते हैं, उन्हें विशेष रूप से रोग से उबरने में मददगार माना जाता है। यह विचार भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आकर्षक है, क्योंकि ये खाद्य आसानी से पच जाते हैं और शरीर के अवांछित पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ये अवधारणा हमारी आधुनिक चिकित्सा में भी आहार चिकित्सा के रूप में देखने योग्य है, जहां खानपान से रोगों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इसी के साथ अध्याय 10 में फास्टिंग या उपवास के बारे में भी बताया गया है। आयुर्वेद में उपवास को एक उपचारात्मक उपाय के रूप में माना जाता है। पुराने वक्तों से ही पत्रकारों, संतों और महान नेताओं ने उपवास का अभ्यास किया है, ताकि शरीर से विषाक्त पदार्थ हट जाए और पाचन तंत्र को आराम मिले। आधुनिक शोध भी बताते हैं कि उपवास से शरीर में ऊर्जा रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, अवांछित पदार्थों का निपटान होता है और मानसिक शुद्धि भी बढ़ती है। बिल्कुल, उपवास से मानसिक स्पष्टता में भी सुधार होता है और कई रोग दूर हो जाते हैं। ऐसा कई अध्ययनों में देखा गया है। लेकिन यह बात भी सामने आती है कि उपवास का सही ढंग से पालन करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद कहता है कि उपवास के बाद खाने को धीरे धीरे
क्रमागत रूप से पुनः शुरू करना चाहिए ताकि पाचन अग्नि पुनः स्थापित हो सके। अगर आपने उपवास तो किया लेकिन फिर एकदम से भारी झंकी या प्रोसेस्ड खाना खा लिया तो बात बिगड़ सकती है। हाँ, सही कहा आपने, क्योंकि उपवास शुरू करने के बाद धीरे धीरे समसर्जना क्रम का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अध्याय 11 में हम देखते हैं कि कैसे पश्चिमी आहार और आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण के तरीके जैसे कि माइक्रोवेव, फ्रीजिंग और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के प्रभावों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चर्चा हुई है। उदाहरण के तौर पर शोध यह सुझाव देते हैं कि प्रोसेस्ड फूड्स में फॉस्फेट्स का ज्यादा होना और रिफाइनिंग के कारण पोषक तत्वों का नुकसान होना, ये सभी कारक विकार पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जैसे केक, पास्त्री, पैकेज्ड स्नैक्स आदि में चर्बी और चीनी की मात्रा ज्यादा होने के कारण मोटापा और अन्य रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ये बात तो निश्चित ही चिंता का विषय है, क्योंकि आजकल की जीवन शैली में प्रोसेस्ड फूड का बहुत अधिक महत्व हो चुका है। अध्याय 12 में लेखक बताते हैं कि आयुर्वेदिक पोषण को बुक से बेड साइड यानी चिकित्सा प्रयोग में लाने की चुनौतियां क्या हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि किस प्रकार की एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज और FFQ जैसे उपकरणों की सीमाएं हैं, और इसके बावजूद आयुर्वेदिक सिद्धांतों को साबित करने के लिए ठोस वैज्ञानिक शोध की अत्यंत आवश्यकता है। बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि व्यक्ति का प्रकृति, खाने का समय और मानसिक स्थिति, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सा भोजन स्वास्थ्य के अनुकूल है और कौन सा नहीं। बिल्कुल, हमें तो लगता है कि अगर हम इन आयुर्वेदिक सिद्धांतों को आधुनिक टूल्स के साथ जोड़ें तो शायद यह एकदम पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। अब आइए बात करते हैं कुछ ऐसी समस्याओं की जो इन पुराने सिद्धांतों को आज के संदर्भ में लागू करने में आती हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज में FFQ के माध्यम से खाने की आदतों का आकलन किया जाता है, लेकिन इसमें कई कंफाउंडिंग फैक्टर्स भी होते हैं और परिणाम इनकंसिस्टेंट होते हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से हम आयुर्वेदिक खाद्य व्यवहार को सटीक रूप में मापें और उससे जुड़े रोगों का संबंध समझें। हाँ, सही कहा, क्योंकि हर व्यक्ति का स्तर अलग होता है और उसी हिसाब से उनकी डाइट भी डिफर करती है। कुल मिलाकर हमारे आज के चर्चाओं से यह स्पष्ट होता है कि आयुर्वेदिक खाद्य विज्ञान न केवल हमें स्वास्थ्य के मौलिक सिद्धांत देता है, बल्कि यह हमें यह भी बताता है कि कैसे हमारे खान पान के आधुनिक तरीके जैसे कि माइक्रोवेव में खाना पकाना, फ्रीजिंग, कैफीन और सोडा पेय, प्रोसेस्ड फूड्स हमारी शरीर क्रिया पर असर डालते हैं। आधुनिक शोध इन बातों के कुछ पहलुओं को समर्थन देते हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत जैसे प्राण का ध्यान करना या जीवन शक्ति का मापना तो अभी तक विज्ञान में नहीं आ पाया है। अवधारणाओं को विज्ञान में उतारना अभी भी चुनौतीपूर्ण है, परंतु अगर हम इन मिश्रित दिशाओं पर काम करें तो निश्चय ही एक बेहतर मॉडल स्थापित हो सकता है। तो आज की हमारी इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि आयुर्वेदिक आहार और पोषण के सिद्धांत जो हजारों सालों से चले आ रहे हैं, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी अपना महत्व रखते हैं। हमें इन सिद्धांतों को आधुनिक शोध के माध्यम से सत्यापित करने की आवश्यकता है ताकि हम इन्हें सामान्य जीवन में लागू कर सकें और स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। हाँ, और साथ ही ये भी समझ आता है कि आज की जीवन शैली में अगर हम पारंपरिक ज्ञान के साथ सही तकनीक का संयोजन करें तो बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं। ठीक है, तो इस चर्चा के साथ हम यह कहकर खत्म करते हैं कि आयुर्वेदिक खाद्य विज्ञान, परंपरा और आधुनिक शोध के साथ मिलकर एक ऐसा दृष्टिकोण पेश करता है जो हमारी जीवन शैली, खान पान और स्वास्थ्य को एक साथ बेहतर बनाने में सक्षम हो सकता है। उम्मीद है कि हमारी यह बातचीत सुनने वालों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही होगी। बिल्कुल, ये मुद्दा बहुत पहेलियों से भरा हुआ है, पर इसकी समझ से हम अपने खाने पीने के तरीके को काफी बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड में हम और गहराई से आयुर्वेदिक खान पान के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।